हेलो फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल रिलेशंस से संबंधित नेक्स्ट वीडियो है। ये आरएस मेंस 2024 का थर्ड पेपर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए रहेगा। आईआर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस संबंध में हम शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था और अमेरिकी वर्चस्व, नई विश्व व्यवस्था ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हम अगला टॉपिक है जो हमारा, वो है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। आप सभी जानते हैं, लेकिन इस संबंध में आपको बता दूं कि हमारा मकसद सिर्फ टॉपिक पढ़ना नहीं है। टॉपिक तो आप पीडीएफ कहीं से प्राप्त कर सकते हो, बहुत सारी चैट जीपीटी, डीप सेक पे इतना बढ़िया आपको टॉपिक मिल जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, कोचिंग्स में भी आप पढ़ लोगे, वीडियोस, लेकिन सबसे जरूरी चीज यहां क्या होती है, हम यूएनओ यहां पढ़ेंगे तो उसमें यह जानेंगे कि इस यूएनओ के तहत क्वेश्चन आरपीएससी मेंस में क्या पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यह स्ट्रेटेजी या यह जो थ्योरी है, जिसको अपने बोलते हैं एक प्रकार से नया एक पैराडिम सिनेरियो फिट हो चुका है, एक पैटर्न, नया पैटर्न ले लिया है आरपीएससी ने, पैटर्न चेंज हो चुका है। मेंस 2023 में आपने क्या देखा, मेंस 2023 में थर्ड पेपर में सबसे कम नंबर आए थे। थर्ड पेपर में 10% बच्चों को छोड़ करके 90% बच्चों के दिक्कत क्या आई, 40 तक की मार्क्स रह गए थे। वहां दिक्कत क्या आती है बेटे कि आप सिर्फ यूएनओ पढ़ लिया, सर हमें कोचिंग्स में सारा पढ़ा दिया, लेकिन वहां से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। बात यूएनओ की नहीं, यहां तो यूएनओ किस लिए कर रहे हैं कि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, थर्ड पेपर के अंदर स्पेशली और अन्य पेपर्स में भी यही दिक्कत आई है। तो मेरे ये वीडियोस आपको लाने का सबसे पहला मकसद क्या है, सबसे पहला मकसद ये है कि क्वेश्चन वहां से किस प्रकार उठाए जाते हैं और उनको इस प्रकार उनके शब्द चयन किया जाता है प्रोफेसर के द्वारा कि आप वहां समझ ही नहीं पाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी गलती यह है कि आप वह लिखते हैं उत्तर में, क्या लिखते हैं, जो आपको आता है, जो आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। आपको क्या सिखाया जाता है कि ये सब आपको लिखना है, आप वो सारी जानकारी बहुत सारी प्राप्त कर लेते हो और वही आप लिखते हो, बल्कि यह नहीं, आपको वह लिखना होता है जो पूछा जाता है। पर्सन की डिमांड क्या है, वहां आपको ध्यान देना होता है। यही चीज इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब अपने आगे टॉपिक पे आते हैं सीधा, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, और साथ साथ में आपको एक चीज और बता दूं, इसमें तीसरा टॉपिक हम आंसर की फ्रेमिंग, क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी करते चलेंगे साथ साथ कि एक ही टॉपिक से किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं और एक कॉमन कीवर्ड्स क्या हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आपको जो भी टॉपिक पूछा जाता है, आप एक ही टॉपिक से, जैसे संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य याद करोगे तो बहुत सारी जो भी संस्थाएं हैं उनके उद्देश्य आप याद कर सकते हो। बहुत सारी संस्थाओं के सिद्धांत एक समान होते हैं। एक संस्था या 2-3 संस्थाओं के सिद्धांत अगर याद हो गए तो वो 50 जगह अप्लाई कर सकते हो। तो इस पे हम बात करेंगे। अब अपने चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रश्न कहां से आते हैं, सीधे नहीं आते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे यूएनओ है,
यूएनओ, ये क्वेश्चन के साथ साथ अपने चलेंगे क्योंकि आरएस मेंस में यही महत्वपूर्ण है। आप मैटर मटेरियल तो बहुत सारी जगह से ले सकते हो। यूएनओ के निर्माण के चरण, निर्माण के चरण अगर पूछ लें तो आप क्या है वहां 100 वर्ड्स में उसको आप समाहित नहीं कर पाते। आप बहुत सारा जानते हैं वो लिखने लग जाते हैं। ये सिर्फ पूछ रहा है चरण, जिनको एक दूसरा नाम अपने क्या दे सकते हैं, चरण, जिनको हम सम्मेलन बोलते हैं, ठीक है, या जिनको हम क्या बोलते हैं, घोषणा पत्र भी कह देगा, घोषणा पत्र या चार्टर। चार्टर के बारे में बताइए, ठीक है, वहां आपको दिक्कत आती है। तो ये सारी बातें हम करेंगे। या संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की पृष्ठभूमि, या ऐसे पूछ ले इसके निर्माण की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए 100 वर्ड्स में, ठीक है। या फिर अलग अलग सम्मेलन पूछेंगे चरण। तो सबसे पहले अपने चलेंगे सीक्वेंस में, क्रमिक रूप से। अब एक थोड़ी सी कोई भी आप कोई भी विषय आप पढ़ते हो, जब आप उस विषय से संबंधित बैकग्राउंड जानते हो तो आप कभी भी भूलते नहीं और आपका पूरा ओवरव्यू क्लियर हो जाता है, एक ड्रोन व्यू आपके सामने आता है। सबसे पहले हम क्या चलेंगे, हम चलेंगे 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध। अब यहां आपको जानना जरूरी है कि ये किन शक्तियों के मध्य हुआ था। एक तो थे दूरी राष्ट्र, मैंने आपको बताया है, ठीक है, एक थे मित्र राष्ट्र, ठीक है। आप सबको पता है कि ये एक दूरी राष्ट्र को ऐसे याद रखो, अधूरे राष्ट्र, यानी इनका सिद्धांत है वो बहुत ही संकीर्ण था, फासीवादी शक्तियां थी। ये अधूरे राष्ट्र आपको कह सकते हैं जापान, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, ये दूरी राष्ट्र थे। मुख्य रूप से इन्हीं की चर्चा आती है, ठीक है। यहां मित्र राष्ट्र थे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ यहीं से निकल के आएगा, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। मित्र राष्ट्र में यूएसए था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन व और अन्य देश, पश्चिमी विकसित देश सारे, फ्रांस, ठीक है, ये देश मित्र राष्ट्र थे। तो इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान, जर्मनी, इटली, दूरी राष्ट्रों से ये जो युद्ध चल रहा था, इसके दौरान ही यूएसए के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, मैं सीधा इस क्वेश्चन पे आऊंगा, 2 मिनट का टाइम आपके लेगा। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने क्या किया कि विश्व युद्ध के दौरान ही, ये कब तक चला था विश्व युद्ध, आपको पता है 1945 तक चला था, 6 वर्ष तक। तो आपको पता है कि 6 वर्ष के दौरान शांति के प्रयास भी तो बराबर चलते रहते हैं। अभी यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो बराबर शांति के प्रयास या सीज फायर के युद्ध रोकने के प्रयास भी तो बराबर चलते रहते हैं। तो ये यहां शांति स्थापना के प्रयास की शुरुआत फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने की कि हम सब मित्र राष्ट्र मिलकर के क्या करना है, एक इन्होंने कहा कि हम अपने एक संयुक्त शांति के प्रयास, इन्होंने संयुक्त होके, ये सारे राष्ट्र संयुक्त हो गए। इन राष्ट्रों ने क्या बनाया, ये एक जगह इकट्ठे हो गए, मित्र राष्ट्र संयुक्त हो गए कि हमें अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए एक संघ बनाना है। ये सहमत किस पे हुए, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाना है हमें, ताकि ये विश्व युद्ध समाप्त और इस विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व युद्ध ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने क्या प्रयास किया, इन्होंने सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ये 30 राष्ट्र इकट्ठे हुए। इस पे हम बात करना चाहेंगे। अब इसकी शुरुआत आती है, ठीक है। अब यूएनओ के वो आते हैं अलग अलग चार्टर, यूएनओ निर्माण की प्रक्रिया। इनको संयुक्त राष्ट्र नाम क्यों दिया यूएनओ को, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ
ये संयुक्त राष्ट्रों के द्वारा थे। और ये संयुक्त कहां हुए थे? 1 जनवरी 1942 को 39 में विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, 3 साल तक चला। तो इस दौरान इन्होंने 1942 में इन्होंने क्या शुरू किया? आपको पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। ये क्या था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहां आपको याद क्या रखना है? यह सम्मेलन क्यों हुआ? यह छोड़ा युद्ध छोड़ो आंदोलन। कौन सा? विश्व युद्ध। विश्व युद्ध छोड़ो, शांति से नाता जोड़ो, शांति से नाता जोड़ो। यह पहल किसने शुरू की? यहां भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में। और विश्व स्तर पर क्या हो रहा था? विश्व युद्ध छोड़ो, शांति से नाता जोड़ो। यह क्या हुआ? सैन फ्रांसिस्को में शुरुआत हो गई। सैन फ्रांसिस्को में, यह यूएसए का शहर है। और लास्ट के अंदर सैन फ्रांसिस्को में यूएनओ के हस्ताक्षर हुए थे। शुरुआत यहीं से। लेकिन इससे पहले आप कहोगे सर लंदन सम्मेलन भी तो हुआ था। हाँ, लंदन सम्मेलन हुआ था, लेकिन यहां इन्होंने संयुक्त राष्ट्र का ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर हुआ। इससे पहले भी जो टाइमलाइन है उस पर भी हम बात करेंगे। ये 1942 को इन राष्ट्रों ने मिलकर के यूनाइटेड नेशंस नाम दिया। किसने? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यूनाइटेड, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस नाम दिया। ठीक है, और ये 30 राष्ट्र इकट्ठे हुए थे। कितने राष्ट्र थे? 26 + 4, 4 तो ये, और 30 राष्ट्र ये इकट्ठे हुए थे। अब आपको आगे आना है संयुक्त राष्ट्र संघ के आगे चार्टर में हम आगे आते हैं कि कैसे आगे बढ़ा। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो है अटलांटिक चार्टर। महत्वपूर्ण है, हालांकि लंदन सम्मेलन भी हुआ था। लंदन सम्मेलन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये 1941 में इसके प्रयास शुरू हो गए थे। यानी ये तो 42 में तो इन्होंने सबने संयुक्त राष्ट्र इकट्ठा। लंदन सम्मेलन में तो सिर्फ ये बात हुई, 14 देश प्रतिनिधि मित्र राष्ट्र मिले थे अंतरराष्ट्रीय शांति के सम्मेलन के लिए। इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1942। आपसे पूछ ले कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1942 क्या था, तो आपको कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के 30 देश मिलकर के मित्र राष्ट्रों ने विश्व युद्ध को छोड़ने की और शांति से एक संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए ये 30 राष्ट्रों ने अपनी सहमति दी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अपने सैन फ्रांसिस्को घोषणा पत्र। ये शुरुआत का था। ठीक है, चार्टर अलग था, ये घोषणा पत्र था। अब अपने आगे आते हैं दूसरा, अटलांटिक चार्टर। अब यूएनओ, यूएनओ निर्माण के चरण। अब 100 शब्दों में आपसे पूछ ले। अब अपने को सिस्टमेटिक चरण से चलना है। सबसे पहले ये आपको इसमें लिख देना है कि अटलांटिक चार्टर 1942। आप कहोगे सर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन भी 1942 में हुआ था। ये 1941, सॉरी। ये वो मैंने पहले क्यों बताया, ये 1941 था। अगस्त 1941, 14 अगस्त 1941। अब 1942 का, इससे पहले 1942 का आगे आएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को जो मैंने पहले बताया, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1942, वो मैंने इसलिए बताया भी संयुक्त राष्ट्र संघ सारे इकट्ठे होकर के तब नाम दिया था। अटलांटिक चार्टर तो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय शांति के प्रयासों के लिए, अटलांटिक चार्टर ये अटलांटिक महासागर में इकट्ठे हुए थे। ठीक है, और यहां 8 सिद्धांतों का, अटलांटिक का मतलब 8 सिद्धांतों का यहां एक चार्टर तैयार किया गया, जिसको बोलते हैं एक घोषणा पत्र कह सकते हैं। ठीक है, इसमें घोषणा पत्र पर साइन हो गए। अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए संगठन बनाने की बात हो गई यहां, लेकिन संगठन अभी बना नहीं है। ठीक है, अब इस सम्मेलन से आप आगे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है, इसमें यही लिखोगे
संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय संगठन। संयुक्त राष्ट्र संगठन नाम से संयुक्त राष्ट्र जो संगठन यूएनओ बनाने की बात की गई। ठीक है, अब अपने अगले सम्मेलन पे आते हैं, वाशिंगटन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा 1942। अब याद कैसे रखोगे? वाशिंगटन सम्मेलन 1942 में ये था। 41 के अंदर अटलांटिक चार्टर, एक नंबर पर आता है अटलांटिक। आप देखो, लंदन घोषणा के कोई, लंदन जो सम्मेलन था उसका कोई तुक नहीं है। वहां तो इन लोगों ने एक अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करने के लिए मित्र राष्ट्र इकट्ठे हुए थे। सिर्फ इन्होंने कहा कि हमें ऐसे एक संगठन की स्थापना करनी है कि विश्व शांति रहे और तृतीय युद्ध समाप्त कैसे हो। इस प्रकार बात आगे बढ़ाने के लिए ये लोग संगठित हुए थे कि इन दूरी राष्ट्रों का सामना कैसे करें। मेन बात ए से शुरू होती है, जैसे अपनी वर्णमाला ए से शुरू होती है, ए आ से, तो इसी तरीके से 41 के अंदर एक नंबर आता है। तो 1941 में आप मान लो एक नंबर से शुरू। ठीक है, अब यहां सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है 1942 के अंदर। यहां आपने क्या किया? 30 राष्ट्रों ने साइन किए। सैन का मतलब क्या है? साइन किए। अब दूसरा, आप 1942 में यानी एक साल बाद इन्होंने क्या किया? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के अंदर साइन किए 30 राष्ट्रों ने। ठीक है, और उसका नाम क्या दिया कि संयुक्त राष्ट्र संगठन बनाएंगे। ये एक घोषणा पत्र तैयार हुआ सैन फ्रांसिस्को, लेकिन अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर साइन नहीं हुए थे। ये तो सिर्फ घोषणा पत्र था। लास्ट के अंदर जो सैन चार्टर पर हस्ताक्षर कब होंगे? चार्टर पर हस्ताक्षर होंगे इसी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन होगा 1945 में। इससे आपको भिन्नता रखनी है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1942 हुआ दूसरे साल, क्योंकि साइन करने थे। अटलांटिक चार्टर में सारे अटल हो गए राष्ट्र। अटलांटिक महासागर में 8 सिद्धांत, अटल 8। ठीक है, 8 सिद्धांत, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय शांति के 8 सिद्धांत बना लिए और इस घोषणा पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर कर लिए, ये जो चार्टर पर। लेकिन अभी संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं बना, और यहां भी इन्होंने एक घोषणा पत्र पे 30 राष्ट्रों ने साइन कर लिए। यहां साइन हो गए कि हम, इसके साइन हुए कि हम यूएनओ बनाएंगे, इस पर सहमत हुए। यूएनओ बनाएंगे, इस पे सहमत हुए। ये याद रखना बहुत जटिल है। सैन फ्रांसिस्को में साइन हो गए, किस पे साइन हुए? हम यूएनओ बनाएंगे। और लास्ट में 1945 में इन्होंने यूएनओ बना लिया और चार्टर पर हस्ताक्षर हो गए, मतलब साइन हो गया सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, शुरू के अंदर बनाने पर सहमति के साइन हुए और लास्ट में बन गया तब साइन हुए। इसलिए सैन फ्रांसिस्को को साइन से याद रखना है। सैन फ्रांसिस्को, साइन फ्रांसिस्को, साइन या सैन फ्रांसिस्को कह दिया, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, अब आपको आगे आना है। आप कहोगे सर ये 1942 का फिर वाशिंगटन सम्मेलन क्या हुआ, इसको याद कैसे रखोगे? कि अटलांटिक चार्टर पर अटल, सारे राष्ट्र अटल हो गए कि हम शांति के लिए हम सब अटल हैं। तो अब उसको आगे तो बढ़ाना है, वंशावली को। इन्होंने एक अलग अपना वंश बना लिया, शांति का वंश, कि हम हमारी पीढ़ी में कोई युद्ध नहीं करेंगे। ये हम एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, नया वंश। तो इन्होंने उस वंश को आगे बढ़ाया। कैसे? वाशिंगटन में वंश को आगे बढ़ाना था। क्या? वंश को आगे बढ़ाना। ये वाशिंगटन तुरंत उसी साल, एक साल बाद अटलांटिक के सैन फ्रांसिस्को पे साइन हो गए। अब उसको आगे कैसे बढ़ाना है? साइन तो कर लिए इन्होंने भी, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ बनाना है, लेकिन उस वंश को आगे कैसे बढ़ाना है? इसमें उन्होंने ये अटलांटिक चार्टर तो इसको स्वीकार तो करना जरूरी था, इस वंशावली को। चार्टर का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? वंशावली। कौन सी वंशावली? चार्टर। चार्टर एक वंशावली होती है एक प्रकार से। जैसे हमें परिवार के बारे में ज्ञान होता है, तो ऐसी जो ये संगठन बनाने जा रहे थे यूनाइटेड संगठन, इसका ये चार्टर था। एक उसके सिद्धांतों का एक घोषणा पत्र होता है, एक सहमति का घोषणा पत्र उसके सिद्धांतों के बारे में। तो वो कौन सा सिद्धांत था? यह अंतरराष्ट्रीय शांति का सिद्धांत था। चार्टर, अटलांटिक, अटल रह गए, शांति के लिए अटल थे। ये वंशावली चार्टर पर इन्होंने क्या किया? ये स्वीकार कर लिया। ये स्वीकार किया इन्होंने ये वाशिंगटन सम्मेलन में। ठीक है, और इस पे इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। ये भी इसी में यही है, इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, फिर आता है
ये सैन फ्रांसिस्को 45 में आ जाओगा सीधा। अब बीच में, अब आप कहोगे सर मास्को सम्मेलन आया था 1943 में। 1943 में कैसे याद रखोगे मास्को, यानी तीसरो बल्द, ये तीसरा आदमी था, नाराज नहीं हो जाए। ब्रिटेन, अमेरिका ये तो सब सहमत थे, फ्रांस पश्चिमी देश, इधर ये रूस एक तीसरा राष्ट्र और था, ठीक है, अमेरिका था उधर, और फिर ये यूरोपियन देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, और तीसरा कौन था? रसिया था, सोवियत संघ था उसमें। ये नाराज न हो जाए इसलिए मास्को के अंदर क्या किया गया, सम्मेलन बुलाया गया, सम्मेलन बुलाया मास्को में। और इसमें इन्होंने क्या किया मास्को सम्मेलन में कि ये अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाएंगे, ये बात दोहराई गई, सिर्फ ये दोहराई गई। अब 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन आ जाए कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन क्या है यूएनओ का, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन दे दे या चार्टर दे दे, चार्टर दे दे तब तो आपको लिखना है 1945 का। अगर ये सम्मेलन दे दे तो दोनों लिखने हैं। दोनों कैसे लिखने हैं भी? प्रथम तो आपको लिखना है, प्रथम क्या लिखना है कि साइन किए, किस पे साइन किए कि हम यूएन बनाएंगे, हम संयुक्त राष्ट्र हैं, हम संयुक्त राष्ट्र। कौन संयुक्त राष्ट्र कौन थे? मित्र देश संयुक्त राष्ट्र। ये संयुक्त राष्ट्र मिलकर के क्या बनाएंगे? मिलकर के हम एक संगठन बनाएंगे। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना के लिए संगठन बनाएंगे, और वो संगठन लास्ट में क्या बना? यूएनओ। तो ये बात कब की गई? प्रथम सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। और वो कब हुआ था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन प्रथम? 1942 में। 1942 में साइन हुए थे कि भी हम संगठन बनाएंगे इन देशों ने। सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को, दोनों जगह ही साइन हुए, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र पर साइन नहीं थे, संयुक्त राष्ट्र बनाने के घोषणा पत्र पर साइन थे। लास्ट के अंदर चार्टर की बात आए तो आपको 1945 में लिखना है। सैन फ्रांसिस्को 1945 के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का चार्टर, स्थापना के चार्टर पर हस्ताक्षर हो गए, ठीक है, यूएनओ के। और लास्ट के अंदर इसमें यह कहा गया, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में कहा गया कि इसके लिए जरूरी कितने राष्ट्र थे? इसमें इन्होंने एक बात स्वीकार की सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन में कि यूएनओ को हस्ताक्षर के लिए सम्मेलन हुआ कि इसके लिए निश्चित देश, यानी जब 30 या 40 जितने भी सारे राष्ट्र जो मित्र राष्ट्र साइन कर देंगे तब ये लागू हो जाएगा। और 50 देशों ने साइन कर दिए जिस दिन ये शर्त पूरी हो गई। कौन सी शर्त थी वो थोड़ा सा आप ध्यान दे ले। यानी अगर अधिकांश राष्ट्रों द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा, अधिकांश राष्ट्रों द्वारा, तो वो अधिकांश राष्ट्रों द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया, जब 50 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। कितने राष्ट्रों ने? 50 राष्ट्रों ने। एक पोलैंड ने लास्ट में किया था, पोलैंड ने सम्मेलन के बाद किया। कुल 51 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। ये आपके लिए जानना जरूरी है। और इसके लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप है जो आप सब मेंबर्स का, उसमें मैं ये टाइमलाइन से इसके नोट्स भी डाल दूंगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है इसी प्रकार से। अब इसमें ये चीज भी आएगी, कुछ कहेंगे सर डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, विश्व बैंक की स्थापना हुई उस समय हुआ था। एक बीच में आप कहोगे सर इसमें वाशिंगटन सम्मेलन जिसको बोलते हैं, वाशिंगटन सम्मेलन या ब्रेटन वुड्स, वाशिंगटन के ब्रेटन वुड्स में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, वो इसके दौरान 1944 में हुआ था। कैसे? विश्व युद्ध के दौरान जो विनाश हुआ था देशों के अंदर, इन देशों में विनाश, उसके पुनर्वास और पुनर्निर्माण हेतु, यानी विश्व के अंदर विभिन्न देशों के अंदर विकास को आगे बढ़ाने के लिए, और विभिन्न देशों में जो विनाश हुए, हवाई अड्डे खत्म हो गए, सड़क खत्म हो गए, सारे
जो भी विश्व के देश तबाह हो गए थे, तो पूरे विश्व के अंदर पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो शांति सम्मेलन के दौरान ही यहां विश्व बैंक की स्थापना हुई और सबसे पहले हुई थी IMF की, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मुद्रा कोष, यानी इन देशों को यहां इनको सहायता देने के लिए। और विश्व बैंक क्या देता है? विश्व बैंक तो ऋण के रूप में देता है या कोई सहायता राशि देता है, लेकिन ये क्या करता है? ये इन देशों को राहत राशि प्रदान करता है, राहत पैकेज। ठीक है, $300 $200 उस देश के कि मतलब उस देश में मंदी छा गई या वो देश के पुनर्निर्माण के लिए वो IMF देता है। तो इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं। विश्व बैंक और IMF को क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड्स ट्विंस या वाशिंगटन ट्विंस, क्योंकि ये जोड़े में एक साथ बने थे दोनों। तो इनको कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि वाशिंगटन ट्विंस क्या है, या वाशिंगटन जोड़ा क्या है, या ब्रेटन वुड ट्विंस क्या है, ऐसे लिखा आ जाए, ब्रेटन वुड ट्विंस पूछा भी है, ब्रेटन वुड ट्विंस, तो आपको लिखना है विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इनकी स्थापना कब हुई? 1944 में सम्मेलन में इनके बनाने पर सहमति हुई और इन्होंने कार्य कब प्रारंभ किया? 1946 के अंदर इन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया दोनों ने, विश्व बैंक और IMF। ये आपको ध्यान रखना है। ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था। इसका UNO से लेना देना क्यों है? क्योंकि ये दोनों संस्थाएं UNO के तहत ही बनी थी। क्योंकि UNO आप किसको मानते हो? UNO सिर्फ संगठन नहीं है एक, अपने कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो UNO क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संगठन को दूर रहने दो आप, UNO बन गया। कब? 1945 में। सभी पढ़ते हैं सर UNO संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र कौन थे? ये अमेरिका आदि सारे मित्र राष्ट्र थे, और इन मित्र राष्ट्रों ने मिलकर के अंतरराष्ट्रीय शांति, पुनर्निर्माण, विकास की बात की। तो वहां ये जो संगठन बन रहे थे, तो ये भी संगठन ही थे दो। ये कौन से थे? ये वित्तीय संगठन थे। तो वित्तीय संगठन थे, तो बोलो इनको अंतरराष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र जो सारे थे, इनका जो संगठन था, इसे अलग कर सकते हैं क्या? तो ये संयुक्त राष्ट्र संगठन को मतलब है बहुत सारे राष्ट्रों द्वारा बहुत सारे संगठन का निर्माण। UNO कोई एक यूनिट नहीं है, UNO बहुत सारी संस्थाओं का एक समूह है। ये आपको आगे चलना है, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं, मेन चीज पे आते हैं, डंबार्टन ओक्स सम्मेलन। अंतरराष्ट्रीय संगठन की रूपरेखा तैयार की गई थी इसी UNO की, डंबार्टन ओक्स सम्मेलन। अगर आपसे पूछ ले कि UNO का डंबार्टन ओक्स सम्मेलन, ओक्स सम्मेलन क्या था? ओक्स सम्मेलन 1944 में, ये ब्रेटन वुड्स के बाद ही था। ये क्या था? डंबार्टन। आप याद कैसे लगोगे? डंब, ये डंब या दंभ, ये दंभ भरने के लिए था। ये एक प्रकार का दंभ, ताकत खिलाने के लिए भी इन सब देशों के प्रतिनिधि रूपरेखा तैयार की। इनकी ये ड्राफ्टिंग तैयार हुई थी। रूपरेखा का मतलब इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। किसका? UNO का ड्राफ्ट। ऐसे याद रख लेना है। जैसे अपने ड्राफ्ट समिति अम्बेडकर के संविधान का निर्माण हुआ भारत के, तो अम्बेडकर की प्रारूप समिति थी। तो ये एक प्रारूप सम्मेलन था। डंबार्टन में क्या था? प्रारूप, ड्राफ्ट। डंबार्टन से क्या याद रखोगे? ड्राफ्ट याद रखना, ड्राफ्ट। ड्राफ्टन सम्मेलन याद रख लो, या डंबार्टन, ठीक है। अब याल्टा सम्मेलन पूछ लेंगे, सर ये याल्टा सम्मेलन क्या था? ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे याद रखोगे याल्टा सम्मेलन के बारे में? (1944) में, ये भी तभी हुआ था। याल्टा सम्मेलन भी 1944 में हुआ था। कैसे? अब याल्टा सम्मेलन पूछ ले आपसे, याल्टा सम्मेलन 1944, तो अब रूस को नाराज करने के लिए, ठीक है, ताकि ये पाल्टा ना मार जाए। कौन? याल्टा पाल्टा, यानी ये पाल्टा ना मार जाए। कौन? रूस। ये जिस तरह से मास्को सम्मेलन हुआ, इसी तरह 1944 में रूस नाराज कैसे हो गया? रूस नाराज हो गया तो 1944 में तूने डंबार्टन में सम्मेलन बुला लिया, ठीक है। आपने प्रारूप तैयार कर लिया UNO का,
और आपने 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, मेरे यहाँ सम्मेलन नहीं हुआ। तो ये याल्टा कहां था? ये क्रीमिया में। जो अभी क्रीमिया कौन है बताओ? 2014 में यूक्रेन से छीन लिया है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत कहां से हुई थी? यूक्रेन युद्ध 2014 में क्रीमिया छीन लिया, और अब वर्तमान में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी 23 फरवरी 2022 से ये नया यूक्रेन युद्ध हुआ है। यानी यूक्रेन 22 साल मुंह करके रह गया, रूस ने पूरा उसके 25% क्षेत्र को छीन लिया है, यूक्रेन का भी। और अभी भी वो जो समझौता नहीं हो पाया, वहां अभी भी युद्ध चल रहा है। तो ये याल्टा सम्मेलन वहां हुआ था क्रीमिया द्वीप में। चर्चिल किन किन के मध्य हुआ था याल्टा सम्मेलन? 3 यार मिले थे। कौन से? रूजवेल्ट यूएसए के राष्ट्रपति थे, और स्टालिन, उस समय कौन था? रूस का स्टालिन था, ठीक है। और चर्चिल कौन था? चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय। इन तीनों ने मिलकर के यूएनओ का एक सम्मेलन, 5 देश, और इसमें क्या चीज हुई थी? वीटो पावर की इसमें बात हुई थी। 27 सदस्य और वीटो पावर, ये सारा इसमें क्या था? याल्टा सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक तो वीटो पावर की बात की गई कि वीटो पावर 5 देशों के पास रहेगा। 5 देश कौन से? आप सबको पता है, मित्र राष्ट्रों में 5 देश प्रमुख कौन सी है? महाशक्तियां। यूएसए, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, यूएसए तो है ही है 5 देशों में। दूसरा कौन सा है? रूस, पहले जिसको सोवियत संघ बोलते थे, ठीक है, ये कोई शक नहीं है। तीसरा आप सबको ब्रिटेन, ये तो उपनिवेशवाद में छाया हुआ था। आप कहोगे सर संयुक्त राष्ट्र संघ बने तो सबसे पहला सम्मेलन लंदन सम्मेलन वहां क्यों हुआ? तो यार इसी नहीं तो पूरा ये विश्व युद्ध इसी की वजह से तो हुआ था। पूरे विश्व के अंदर ये इसने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे, और वहां ये सारा जर्मनी और ये सब देश इन सब के विरुद्ध लड़कर के इनको समाप्त करना चाहते थे, ठीक है, ब्रिटेन। और चौथा कौन सा होगा? फ्रांस। अब फ्रांस तो महाशक्ति था ही, ब्रिटेन के साथ फ्रांस ने चुनौती दी थी ब्रिटेन को, आप सबको पता है। और चौथा कौन होगा भाई? 5वां चीन ही होगा। चीन ही इन सबको टक्कर देने वाला था एशिया के अंदर, और ये सब यूरोपियन देश थे और पश्चिमी देश थे, अमेरिकी देश। तो ये 5 क्या थे? ये पांचों को यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हो गए, इनको वीटो पावर दी गई। अब आगे बात करेंगे वीटो पावर क्या है और है, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें याद रखनी है याल्टा सम्मेलन में। एक तो वीटो पावर 5 देशों के पास रहेगी, यह बात की गई यूएसए, ठीक है, और रूजवेल्ट, स्टालिन, यूएन सुरक्षा परिषद के सदस्य, वीटो पावर, रूपरेखा, ठीक है। ये इस प्रकार से याद रखना। याल्टा सम्मेलन को मतलब है आल्टो सम्मेलन। आल्टो गाड़ी को नहीं आवेगी, आल्टो मारुति की गाड़ी आवे नहीं। आल्टो गाड़ी कद आगे बढ़े? आल्टो गाड़ी के अंदर ए बोले मैं 5 ही सवार हुआ। आल्टो गाड़ी में 5 जना ही नावड़े थन बिरो। आल्टो गाड़ी में 5 जना नावड़े तो याल्टा सम्मेलन या आल्टो सम्मेलन कहते हो। तो आल्टो सम्मेलन बोले मैं 5 जना चढ़ांगा, मार्ग ने वीटो पावर भाई मैं नहीं चढ़ावा तो चढ़ावा, नहीं चढ़ावा नहीं चढ़ावा। यानी विश्व के अंदर कोई युद्ध, कहीं युद्ध करना है या युद्ध को रोकना है, कोई भी फैसला लेंगे हम 5 देश अगर उसमें शामिल नहीं होते हैं, 5 में से एक सदस्य भी अगर शामिल नहीं होता है, वह फैसला रद्द हो जाएगा। सबके पास वीटो पावर। वीटो पावर का 5 के पास का मतलब है भी ये 4 देश सहमत हो रहे हैं और ये एक नहीं होता है तो वह प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। इसको वीटो पावर बोलते हैं, विशेषाधिकार शक्ति। तो आपसे प्रश्न किस प्रकार पूछेंगे? अब यहां समस्या आती है, वीटो पावर पढ़ लेते हो, क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटे? क्वेश्चन आएंगे कि यूएनओ में 5 देश कौन से हैं जिनके पास किसी निर्णय को रद्द करने का एकाधिकार या विशेषाधिकार है। अब एकाधिकार कह दो या विशेषाधिकार कह दो। विशेषाधिकार शक्ति। अब ये 5 देश भी आपको याद करने हैं, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। यूएसए आपको पता है, रूस आपको पता है, ब्रिटेन आपको पता है, फ्रांस आपको पता है, अभी भी मार सकती है, और चीन। अब बोलो कभी याद करने वाली बात है क्या?
ठीक है। अब यहां वीटो पावर क्या है, ऐसे पूछ ले वीटो पावर क्या है। वीटो पावर का मतलब इन्होंने क्या किया, अगर पांचों राष्ट्र कहते हैं कि हम में से कोई कम नहीं है, यूएसओ कहता मेरी भी चलेगी, ब्रिटेन कहता मेरी चलेगी, सबको बराबर अधिकार। कहने का मतलब अगर कोई भी फैसला होता है यूएनओ के अंदर, तो वहां अगर एक देश उस फैसले के खिलाफ जाता है तो वह फैसला रद्द हो जाएगा। इसको कहते हैं वीटो पावर। ये नकारात्मक शक्ति है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन देशों की नकारात्मक शक्ति क्या है। नकारात्मक शक्ति का मतलब इन्होंने नो कह दिया तो वह प्रस्ताव विखंडित हो गया। और पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा बार किसने प्रयोग किया है, सबसे ज्यादा बार किया है सोवियत संघ ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बार यूएस से, सोवियत संघ ने कम से कम 150 बार इसका प्रयोग कर चुका है, ठीक है। तो ये आपको वीटो पावर, एक दोहरा वीटो पावर। अब यहां यह भी पूछा जा सकता है कि दोहरा वीटो पावर क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का दोहरा वीटो पावर। अब यहां आपको इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी है। आप रट के चले जाते हो, एग्जाम में दिमाग घूम जाता है वहां। कैसे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग पढ़ेंगे वहां ये चीजें स्पष्ट होंगी। हम यूएनओ के अंग पढ़ते हैं, यानी यूएनओ के विभिन्न तत्व, अंग, प्राधिकरण, आपको यह भी कहा जा सकता है प्राधिकरण, अभिकरण, इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। या इसके एजेंसियां, ये पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां, ठीक है। तो सबसे पहले यूएनओ के अंगों के अंदर अपने क्या आएंगे, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ किन चीजों से बनता है। तो सबसे पहले आप सबको याद कैसे रखना है, अपने देश की जैसे राजनीतिक व्यवस्था है वैसे ही एक यूएनओ पूरा संयुक्त राष्ट्रों की एक व्यवस्था है, पूरे विश्व की व्यवस्था। और ये विश्व की संसद है एक प्रकार से, ये विश्व का शासन चल रहा है एक प्रकार से शांति स्थापना के लिए। तो सबसे पहले क्या होगी आपको पता है, कोई भी संगठन बनेगा तो उसकी सभा तो बनती है ना। कोई भी संगठन बनता है तो वो लोग जो बैठ करके सभा तो करते हैं। सभा कैसे, मीटिंग। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ देखो 194 देश हैं, तो इनकी अगर सभा होगी तो वो महा भी होगी, महासभा। इसको क्या बोलते हैं, महासभा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब जनरल असेंबली, या इसको सामान्य सभा भी बोलते हैं, सामान्य सभा, क्योंकि ये सामान्य देशों की, सभी देश सामान्य हैं, बराबर हैं। यहाँ इसमें कोई किसी के पास विशेषाधिकार नहीं है, बहुमत से या निर्णय होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, महासभा। अब इसको आपके बारे में पूछ लेंगे। इससे पहले यह भी पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, उस पर भी हम बात करेंगे। एक बार अंग पर बात कर लेते हैं, बाद में इसके वो भी बात करेंगे। सामान्य सभा, अब इसमें प्रत्येक देश से कितने सदस्य आते हैं, प्रत्येक देश से, यानी कुल 194 देश हैं, 193 मान्य है। क्यों मान्य है, अभी तक फिलीपींस को, ये जिसको बोलते हैं अपने, ये इजराइल और किसका युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन जो देश है, फिलिस्तीन को अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मान्यता नहीं दी है। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद सिफारिश करता है तब उसे सदस्य बनाया जाता है। इसका नियम क्या है, महासभा को सिफारिश कौन करेगा, यूनाइटेड नेशंस है, ये इसको सिफारिश करेगा। कौन बताओ, ये इसको सिफारिश करेगा महासभा को कि फिलिस्तीन को मान्यता दे दी जाए। ये सबसे प्रभावी संस्था कौन सी है, इसका दूसरा अंग कौन सा है, सुरक्षा परिषद। पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को क्या बोलते हैं, परिषद का मतलब जैसे मंत्री परिषद होती है, तो वैसे ये सुरक्षा के लिए तो संगठन बनाए, तो इसकी परिषद का नाम क्या देंगे, सुरक्षा परिषद। इसको मतलब सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन, शुरू में यूएन लग जाएगा तो इसका नाम क्या होगा, यूएनएससी। यूएनएससी का मतलब सुरक्षा परिषद। तो यूएनएससी क्या करेगी, इसकी सिफारिश करती है कि फिलिस्तीन को आप 194वां देश बना लें। अभी तक इसने सिफारिश नहीं की है, सिर्फ महासभा ने फिलिस्तीन को
एक स्वतंत्र देश को मान्यता दी है और अपने एक सिफारिश की है महासभा ने यूएन काउंसिल को आप इसकी सिफारिश कीजिए, प्रस्ताव पारित किया है। इसने क्या किया है? प्रस्ताव पारित। तो अभी तक आपको अगर पूछे इसकी सदस्य संख्या कितनी है, आपको 193 ही बतानी है। ये चीज है, ठीक है। ये विवादास्पद प्रश्न पूछेंगे भी नहीं। और अब अपने बात करते हैं कि यही चीज आती है फिलिस्तीन के लिए सारे देश सहमत होते हैं, वह यूएनओ इसको वीटो पावर कर देता है। तो यही चीज है। अब अपने आगे क्या आते हैं? मीटिंग प्रत्येक देश से 194 5 सदस्य। महासभा में प्रत्येक देश से कितने सदस्य जाएंगे? 193 5 करो, 193 गुणा 5, 5 तिया 15, 9 5 45 और 50, 1005 हो गए ना। 1005 लोग वहां इकट्ठे होते हैं जब इनका सम्मेलन होता है। अब आप कहोगे सर सम्मेलन कब होता है? ये जो महासभा है इसका अंग है, कुछ इसके बारे में लिखोगे ना आप, महासभा के वर्णन कीजिए। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है महासभा का वर्णन, तो सबसे पहले आपको यह लिखना है कि यह सभी सदस्य देशों से मिलकर बनती है। सभी सदस्य देशों से मिलकर बनती है, जिसे विश्व संसद भी कहा जाता है, जिसे लघु विश्व संसद कह सकते हैं। लघु विश्व संसद या विश्व संसद कह सकते हैं। अब इसमें 5 सदस्य प्रत्येक देश से होंगे। अब इनकी बैठक कब होती है? मीटिंग जिसको बोलते हैं, इसका सम्मेलन जिसको बोलते हैं महासम्मेलन, इसका महासम्मेलन बोलते हैं, वो कब होता है? वो होता है सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर मध्य तक, दिसंबर तक चलता है। अब सितंबर में आप कैसे याद रखोगे? प्रत्येक, आपको पता है मार्च के अंदर अपने मानते हैं ना, मार्च में नया वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल बाद 6 महीने बाद, यानी 6 महीने बाद इसका सम्मेलन होता है, वर्ष में 2 बार। तो वर्ष में 2 बार इसका सम्मेलन होता है। और आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र परिषद इसकी सिफारिश करे, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद सिफारिश करे, या कोई आकस्मिक कोई आपातकाल के अंदर भी इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। बाकी 6 महीने में 2 बार होती है। तो सितंबर में वर्ष में 1 बार, यानी अप्रैल के बाद 6 महीने, दूसरी बार आगे फिर सितंबर में। ऐसे है, प्रत्येक मंगलवार को इसका सम्मेलन होता है। ये इसका अधिवेशन बोलते हैं, इसको अधिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवेशन बोलते हैं। इसका अधिवेशन वर्ष में 1 बार ही होता है। बैठक तो इसकी 2 या 3 बार 4 बार बुलाई जा सकती है मांग पर, बाकी इसकी बैठक या अधिवेशन 1 बार ही होती है साल में। ये आपको याद रखना है। पूरे विश्व के लोग तो 1 बार इकट्ठे होंगे। अधिवेशन जिसको बोलते हैं, महाधिवेशन भी कह सकते हैं। अब यहां प्रस्ताव कैसे पारित किए जाते हैं आपको लिखना है, बहुमत से। अब प्रश्न कहां से बनेंगे? प्रश्न कैसे बनेंगे? इसका प्रश्न पूछेंगे कि महासभा का एकता प्रस्ताव क्या है। अब आरएस के अंदर सीधा महासभा का पूछ ले तो पूछ ले, बाकी ये अलग प्रश्न आते हैं। महासभा का एकता प्रस्ताव क्या है? एकता प्रस्ताव क्या है? पूरा नाम इस एकता प्रस्ताव का ये भी दे सकते हैं, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। शांति के लिए एकता प्रस्ताव भी हो सकता है। ये कब हुआ था? कि ये 1950 से 53 तक कोरिया युद्ध चला था। आपको पता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के अंदर कोरिया संकट इसको बोलते हैं। तो कोरिया युद्ध को रोकने के लिए यूएन काउंसिल ने, कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो महासभा के सभी देशों ने मिलकर के एक प्रस्ताव पारित किया कोरिया युद्ध को रोकने के लिए कि आप युद्ध बंद कर दीजिए, अन्यथा आपके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। ये इस तरह से, और फिर कोरिया युद्ध बंद हो गया था। किसकी मध्यस्थता से? भारत की मध्यस्थता से। भारत मध्यस्थ था इसमें।
तो ये भारत की भागीदारी से संबंधित आपका एक पॉइंट आ गया कि भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में भागीदारी। अब शांति के लिए एक तो प्रस्ताव में एक चीज और याद रखनी है आपको यहां कि महासभा के वे 4 हथियार कौन से हैं, 4 उपाय या शांति के अस्त्र, शांति स्थापना के हथियार कह सकते हैं, शांति स्थापना के शस्त्र कौन से। तो वो आपको सबसे पहला आपको किस पे आना है, आपको पता है भी हम जब भी कोई विवाद होता है कहीं तो उसकी शुरुआत क्या होती है, हम उस व्यक्ति को सलाह देते हैं कि यार झगड़ा करना ठीक नहीं है, तो सबसे पहले तो दी जाती है सलाह है। किसी देश 2 देश लड़ रहे हैं कि आप युद्ध बंद करो, आपके लिए ये गलत है, सलाह है। फिर सलाह वो नहीं मानते हैं तो फिर मध्यस्थता करने का प्रयास किया जाता है, मध्यस्थता के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा। अब यहां यह भी पूछा जा सकता है कि महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति के प्रयास किस प्रकार किए जाते हैं, तो शांति के प्रयासों में भी यही चीज आएगी। ये देखो शांति के शस्त्र या शांति के प्रयास, तो वहां आपको यही लिखना है मध्यस्थता के द्वारा। अब उदाहरण दे देना कोरिया युद्ध जैसे भारत की मध्यस्थता से। अब कोई मध्यस्थता से भी ना माने तो क्या करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं या उसमें प्रतिबंध लगाते हैं। तो तीसरा ये होता है आर्थिक प्रतिबंध। अब आपने सुना नहीं क्या, आर्थिक प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित करता है संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, करवाता है और अपने ज्यादातर अमेरिका भी लगाता है। अमेरिका सबसे पहले आर्थिक प्रतिबंध जैसे रूस पे लगाया, अभी यूक्रेन युद्ध के समय भी आर्थिक प्रतिबंध रशिया पे लगे। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया 2006 के अंदर, तो तभी से 2016 के अंदर ईरान पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगे और अभी भी चल रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंध से भी नहीं माने तो चौथा क्या है, सैनिक कार्रवाई। अब आप कहोगे यूएनओ के पास तो सेना ही नहीं है, फिर ये सैनिक कार्रवाई कैसे करेंगे। सैन्य कार्रवाई यूएनओ के सुरक्षा परिषद के जो सदस्य देश हैं वही कार्रवाई करती है, और ज्यादातर अपने क्या चल रहा है, ये जो नाटो सेना है ना वही करती है। अमेरिका अंतरराष्ट्रीय पुलिसमैन की भूमिका में है। व्यवहारवाद तो यह है, सैद्धांतिक तौर पे तो सभी यूएनओ के सभी देश मिलकर के, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देशों की सेना इसमें भाग लेगी। भारत शांति सेना भेजता है ना, ठीक है, युद्ध ही लड़ती है, नाम उसका शांति सेना है, बाकी वहां युद्ध ही लड़ा जाता है, ठीक है। और अमेरिका तो सीधा सशस्त्र कार्रवाई करता है। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। अब अपने आते हैं महासभा की चीजें आपके क्लियर हो गई। और महासभा क्या है, बजट पार्वित। महासभा के कार्य आपसे पूछ लें तो बजट निर्माण या पारित करना, निर्माण तो सचिवालय के स्तर पर होता है, बजट पारित करना, ठीक है। बजट पारित करना। दूसरा सदस्यता देना, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखोगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, यह ऐसे लिखना है, सिफारिश पर। और तीसरा क्या है, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना विभिन्न अंगों से, जितने भी इसके बहुत सारे जितने भी अंग है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक सुरक्षा परिषद है, वहां से, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना, कार्य क्या लिखोगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये तो कॉमन सेंस का पर्सन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग की स्थापना। एक चीज और है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बनाया, विश्व युद्ध में पूरा देश तबाह हो गया था, तो आगे क्या लिखना है, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विकास के कार्य। विकास के कार्य आप सबको पता है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ये सब संस्थाएं इसी के तहत तो कार्य कर रही है, क्या कार्य करना, ठीक है ना। एक आपको इसमें एक चीज और भी है जो महासभा के द्वारा पूरे विश्व के अंदर की जाती है, आप सबको पता है, वैश्वीकरण को बढ़ावा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, WTO इसी के
यूएनओ के तहत ही तो डब्ल्यूटीओ का निर्माण हुआ है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीजें इसमें आप कार्य के अंदर लिख सकते हो महासभा का। अब आपको इसमें एक चीज और है, महासभा की अध्यक्षता प्रत्येक देश करता है। तो भारत की तरफ से महासभा की अध्यक्षता विजय लक्ष्मी पंडित ने की है, पहली महिला अध्यक्ष थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब आपको दूसरे अंक पे आते हैं। महासभा पढ़ लिया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिस तरह से अपनी संसद के अंदर मंत्री परिषद होती है, इसी तरह से ये संयुक्त राष्ट्र के अंदर सुरक्षा परिषद होगी, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अब इसके कितने सदस्य हैं? इसके 15 सदस्य हैं। कैसे लिखोगे? 15 सदस्य, सीधा लिखो 15 सदस्य, कहीं कुछ ज्यादा आरएस के अंदर लिखो तो 15 सदस्य। इसमें लिखो 5 स्थायी, आगे नाम लिख दो स्थायी के, यूएसए है, रशिया है, चाइना है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। ठीक है, अब 10 अस्थायी सदस्य, 10 अस्थायी, वो कैसे लिखोगे? प्रत्येक 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद नए सदस्य जुड़ जाते हैं, नए सदस्य वो हट जाते हैं, नए सदस्य आते हैं विभिन्न महाद्वीपों से, कोई अफ्रीका से, एशिया से, अलग अलग देशों से प्रतिनिधित्व प्राप्त होता रहता है। 100 जो इसके सदस्य देश हैं 193, इन्हीं में से ही 10 अस्थायी सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद बदलते रहते हैं। अब इसमें एक नई चीज आती है कि सुरक्षा परिषद के अंदर आपको पता है शुरू में 11 ही सदस्य थे, सारे 5 ये और 6 और, बाद में 1967 के अंदर इसके सदस्य 15 बनाए गए थे। अब और फिर मांग बढ़ रही है, अब कह रहे हैं ये बढ़ाई जाए क्योंकि विश्व के 194 सदस्य हो गए। जब शुरू के अंदर इसके सदस्य देते तब तो इनके सदस्य बहुत थे, अब ये एक विशाल संगठन बन चुका है और इसमें मांग की गई है कि भारत को 27 सदस्यता दी जाए, भारत को 27 सदस्य। अब यहां क्या है, यहां 2 गुट बने हुए हैं, कौन से वो आगे चर्चा करेंगे। एक तो कॉफी गुट है, ठीक है, और एक P4 है। अब P4 के अंदर कौन है? जापान है, जर्मनी है, भारत है, ब्राजील है। जापान, जर्मनी, भारत, ब्राजील कहते हैं कि इसकी सदस्य संख्या बढ़ाई जाए सुरक्षा परिषद की और भारत को इसकी सदस्यता दी जाए। ये सारे देश इसमें P4 के अंदर हैं, ये भारत की हिमायती हैं। लेकिन कॉफी गुट में कौन है? पाकिस्तान, ईरान, कोरिया, ये जो यूएसए के इनके जो ये दुश्मन है ना, ये एक प्रकार से आपको पता है ये जो देश हैं ये जिसको अपने कह सकते हैं कि एक प्रकार से विश्व के अंदर यूएनओ के अंदर भारत की सदस्यता के विरोधी है, ऐसे मान लो। ये एक जगह इकट्ठे होते हैं, कॉफी पीते हैं, कॉफी क्लब भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? कॉफी क्लब। पर्सन आया भी था आरएस में, कॉफी क्लब क्या है, तो इन्होंने क्लब बना लिया इन देशों ने। ईरान है, पाकिस्तान है, कोरिया है और एक देश और है इसमें, ब्राजील आ गया, ये जर्मनी, जापान, ईरान, पाकिस्तान, कोरिया और ये कनाडा। ये देश मिलकर के ये नहीं चाहते कि भारत को ये सदस्यता मिले, बाकी इसके लिए अलग से चर्चा कर ली जाएगी। अब अपने आते हैं सुरक्षा परिषद की, तो बात आई गई। सुरक्षा परिषद के अंदर वीटो पावर की चर्चा आपको कर दी, लेकिन डबल वीटो पावर, दोहरा वीटो पावर क्या है? दोहरा विशेषाधिकार वीटो पावर या डबल वीटो पावर। अब यहां आपको जानना पड़ेगा कि 2 प्रकार के निर्णय होते हैं सुरक्षा परिषद के अंदर। सुरक्षा परिषद में 2 विषयों पर मीटिंग होती है, मीटिंग होती है। कौन से? एक तो होते हैं महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण विषय इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है,
और दूसरे हैं सामान्य विषय। अब महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं और सामान्य विषय कौन से हैं, ये इसी पे ही चर्चा होती है। 1 मिनट में थोड़ा देख लेता हूं। हाँ, यही है। पांच सदस्य स्थायी बैठक, ठीक है। अब ये निर्णय करने के लिए पहले वोटिंग होती है, वहां मतदान होता है, वोटिंग होती है। वोटिंग मतदान किस पे होता है भी, कौन सा विषय महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, कौन सा सिर्फ साधारण विषय है। साधारण विषय का मतलब कोई बजट पारित करने से संबंधित या सदस्यता ग्रहण करने से संबंधित, वो सामान्य है। महत्वपूर्ण विषय, किसी देश पर आक्रमण करना है, सैनिक कार्रवाई करनी है, इस प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाने, वो महत्वपूर्ण विषय है। वहां ये देश क्या करते हैं, वोटिंग किसमें भी इनको विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं। यानी इन 5 देशों में से, ये 5 देशों में से अगर एक देश भी इनकार कर दे फैसले के विरुद्ध, वो प्रस्ताव गिर जाता है, समाप्त। इसको कहते हैं वीटो पावर, नकारात्मक मत। इसलिए इसको बोलते हैं डबल वीटो। कैसे हुआ, एक तो यहां प्रयोग हो गया, अब दूसरा कहां प्रयोग करेंगे। दूसरा, जब सैनिक कार्यवाही के लिए जब मीटिंग होगी कि फला देश पे सैनिक कार्रवाई करनी है, उस समय अगर ये देश वीटो कर देंगे, इसलिए दोहरा वीटो पावर हो गया। यानी जो उस महत्वपूर्ण विषय पर भी तो बाद में मतदान होना है, उस पर बातचीत होगी, सहमति होती है नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं दोहरा वीटो पावर। लिखना कैसे है, आपको ऐसे लिखना है, दोहरा निषेधाधिकार क्या है। आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, निषेधाधिकार बोलते हैं इसको हिंदी में। दोहरा निषेधाधिकार क्या है, सुरक्षा परिषद का या स्थायी सदस्यों का। बहुत सारे प्रकार से पूछा जाएगा ये। स्थायी सदस्यों का यूएन में, यूएनओ के स्थायी सदस्यों का निषेधाधिकार क्या है, दोहरा निषेधाधिकार। तो आंसर आपको ये लिखना है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश सदस्य, वो आप जानते ही हो। स्थायी सदस्य जब महत्वपूर्ण व सामान्य विषयों के निर्धारण पर मतदान के समय प्रथम वीटो तथा फिर उस महत्वपूर्ण फैसले के लागू करने पर पुनः दूसरी बार वीटो का प्रयोग करना दोहरा वीटो पावर है। तो इस प्रकार इन देशों को क्या है, दोहरा वीटो पावर मिल गया ना। एक बार तो ये निर्णय करेंगे कि ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, दोबारा फिर उस महत्वपूर्ण विषय पर मतदान करेंगे कि ये लागू करना है क्या किसी देश पे सैनिक कार्रवाई, उसको बोलते हैं दोहरा निषेधाधिकार। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ लेते हैं, लेकिन समस्या क्या आती है भी, उससे संबंधित पर्सन कैसे बनेंगे। ठीक है। अब अस्थायी सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको सुरक्षा परिषद बोलते हैं, इसके 10 अस्थायी सदस्यों का, स्थायी तो है ही, उनका तो कोई चुनाव ही नहीं है, वो तो हमेशा है। ये सॉरी, ये जो 5 हैं, ये 5 स्थायी हैं, ये तो है ही। अब मांग हो रही है और स्थायी की, बाकी 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करता है। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है, या साधारण सभा जिसको बोलते हैं, महासभा या साधारण सभा, साधारण सभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है।
और बैठक इसकी 2 बार होती है, माहे में 2 बार। अब यूएन की इसकी बैठक कब होगी? सुरक्षा परिषद की प्रत्येक महीने 2 बार, माहे में 2 बार। देखो ये तो सुरक्षा का मामला है पूरे विश्व का, तो ये 10 देश तो मीटिंग कर ही सकते हैं। महासभा के तो 1000 देश है, वो क्या करेंगे? उनकी बैठक कब होगी? उनकी बैठक प्रतिवर्ष सितंबर माह में होती है, सिर्फ अधिवेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। 2 बार नहीं होती है, वो 1 बार ही होती है। और ये अपने सभापति का, प्रत्येक वर्ष अपने सभापति का चुनाव महासभा करती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रथम अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को हुआ था, ये नहीं महासभा का। अब आपसे पूछ ले महासभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 10 जनवरी 1946। अब याद कैसे रखोगे? 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945 को क्या बना था? यूएनओ। अब यूएनओ 24 अक्टूबर में बन गया, तो अब आगे बैठक बुलानी तो जरूरी थी नए साल में। तो नए साल के अंदर 10 जनवरी को इन्होंने क्या कहा कि अब अपने बैठक बुलाते हैं, क्योंकि ये महासभा की बैठक है। ये 10 जनवरी 1946 को 45 में बना और फिर अगले साल 10 जनवरी में, यानी शुरू लगते ही 10 दिनों बाद इन्होंने अपनी बैठक बुला ली। विदेश के अंदर, विश्व के अंदर कोई 10 नंबरी हरकत ना करे, इस हिसाब से याद रख लेना। अब 10 स्थायी 5 स्थायी सदस्य, ये हो गया अपना। 2/3 बहुमत से फैसले होते हैं कहाँ? साधारण सभा में। और यहां जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं साधारण विषय, यहां साधारण विषयों पर कितने मतों की जरूरत है? साधारण विषयों पर 9 मतों की जरूरत है। कितने? इन 15 में से, इन 15 में से 9 मतों की जरूरत है साधारण विषयों पर। लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर 5 स्थायी सदस्य होने जरूरी है। 5 स्थायी सदस्य कितने हो गए? 14 सदस्यों का मत आवश्यक है महत्वपूर्ण विषयों पर। यानी एक इनमें से स्थायी सदस्य 5 होने जरूरी है और 9 और कुल 14, ठीक है। कुल 14 में 5 ये स्थायी सदस्य जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और शांति सुरक्षा बनाए रखना कार्य इसके हो जाएंगे। यूनाइटेड सुरक्षा परिषद के कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना जैसे महासभा के होते हैं। इसका फर्क है एक, आप कहोगे महासभा का और इसका सुरक्षा में फर्क क्या है? महासभा तो शांति स्थापना, अंतरराष्ट्रीय शांति के प्रस्ताव पारित करती है या शांति के लिए बैठक करती है प्रस्ताव, लेकिन ये स्थापना करती है। स्थापना अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना सैन्य कार्रवाई करके, इतना फर्क है। ये अंतरराष्ट्रीय शांति के प्रयास करती है महासभा, तो सिर्फ प्रस्ताव पारित करना, लेकिन ये क्या करती है? इसकी स्थापना के प्रयास, इतना अंतर रखना। निरस्त्रीकरण यानी शस्त्र योजना बनाना, निरस्त्रीकरण की योजना बनाना, ये सिर्फ प्रस्ताव पारित करेगा, इतना ही फर्क है। महासभा इनमें यानी शस्त्रों को हटाने से संबंधित सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव होते हैं, ठीक है, जैसे सीटीबीटी, एनपीटी, ये सब इसके सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब इसका अपने अगला टॉपिक लेते हैं। अब आप सबको पता है संसद होती है, अपने महासभा होगी, यहाँ अपने मंत्री परिषद होती है, वहां ये सुरक्षा परिषद होगी। अब अपने सचिवालय नहीं होता है क्या? संसद का सचिवालय भी होता है, विधानसभा का सचिवालय, तो इसका भी सचिवालय होगा। तीसरा क्या होगा? इसका सचिवालय, ये आपको याद रखना है। अब इस पे अपने साधारण सभा, सुरक्षा परिषद और सचिवालय में महासचिव आ जाएगा। आर्थिक सुरक्षा परिषद, सचिवालय। अब ज्यादातर अपने क्या पढ़ते हैं, इसको बाद में लेते हैं, लेकिन अपने क्रमिक रूप से याद रखने के लिए सचिवालय का जो प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ये एक प्रशासनिक संस्था है। कौन सी संस्था है बताओ? सचिवालय तो प्रशासन की संस्था है, वहां प्रशासन बैठता है सचिवालय तो। और महासभा सुरक्षा परिषद क्या है? राजनीतिक संस्था। जैसे अपने मंत्री परिषद राजनीतिक संस्था है, संसद राजनीतिक संस्था है, ये क्या है? सचिवालय के अंदर आईएएस अधिकारी बैठते हैं, कर्मचारी, तो वो क्या हुई? प्रशासनिक संस्था। तो इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? प्रशासनिक प्रमुख पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो वो महासचिव होगा।
सचिवालय का क्या होता है? महासचिव, क्योंकि ये सबसे बड़ी महासंस्था है तो इसका सचिव का नाम भी महासचिव होगा, या महासचिवालय भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो महासचिव होगा। वर्तमान में इसके कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। मैं कभी नहीं भूलता, कैसे याद रखता हूं, गुटों की जो रेस है उसको ये दूर करने के लिए ही आया है एंटोनियो, मतलब एंटी, आपस में एक दूसरे के एंटी गुट बने हुए हैं, तो उसकी रेस को कम करने के लिए गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, अब प्रश्न कहां से बनते हैं? प्रश्न पूछा जा सकता है 5 महासचिवों के नाम बताइए, 5 महासचिवों के। अब यारो इतने महासचिव बन गए, वहां आप पढ़ ही सकते हो, बुतरस, बुतरस गाली है, बुतरस, बुतरस गाली। ठीक है, बुत है, उसके अंदर रस गाली, याद रह जाएगा। कोफी अनान, कॉफी पीने पर याद रखो, कोफी अनान, ये गाना के थे। ठीक है, डेगर हैमर सोल्ड, डेग हैमर सोल्ड कैसे याद रखोगे? डाग है बिंगा शोल्डर जका हुआ है, वह हैमर थोड़ा वर्गा को नहीं होगी, डाग हैमर सोल्ड। तो आज की डाग है अपनी यूएनओ, इंगा जका शोल्डर है वह हैमर वर्गा है, इस तरह याद, डैग हैमर सोल्ड। और एक ये हो जाएगा, 3 ये हो गए एंटोनियो गुटेरेस। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, और ऊथांट, एक ऊथांट भी था, ऊथांट, ये म्यांमार के थे यूथांट। तो इस तरह से आप कुछ चीजें याद रखो, जैसे पूछा जा सकता है, अपने इमेजिन ही कर सकते हैं। 45% आपको पता है क्या पूछेगा? 45 से 48% ही तो आते हैं, और मैंने एक वीडियो बनाया था जिनमें से आपको पता है 15%, इनमें से 33% सिर्फ 5 टॉपिक से आए थे, और वो हर बार इन्हीं 5 टॉपिक से आते हैं। वो वीडियो देखना मत भूलें। फिर इसकी संस्था आती है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फिर इसकी चौथी संस्था कौन सी है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आपको पता है अंतरराष्ट्रीय शांति आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्यों बनाई? अगर समाज के अंदर शांति रहेगी, यह संस्था इसलिए बनाई कि यह मानकर चलती है कि विनाश के बीज मनुष्य की प्रकृति में है, विनाश के बीज मनुष्य की प्रकृति में है। और यही चीज मोर्गेंथ्यू ने कही थी, क्या कही थी? विश्व शक्ति का संघर्ष है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति के अंदर शक्ति प्राप्त करने की लालसा है, एक व्यक्ति के अंदर, और व्यक्ति से ही पूरा विश्व बनता है, एक एक व्यक्ति से। तो व्यक्ति की बात यहां लागू होती है। तो इसलिए आर्थिक और सामाजिक परिषद इसलिए बनाई कि व्यक्ति के मन से युद्ध अगर खत्म नहीं होगा तब तक हम विश्व के अंदर युद्धों को नहीं रोक सकते। तो मन से दूर करने के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद बनाई इन्होंने। इसके 54 सदस्य देश हैं। अब कितनी है? 54। कैसे? मन से युद्ध को चौपट करने के लिए 54 देश इकट्ठे होते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये 54 देश इसमें इकट्ठे हैं। और आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत ही कौन सी एजेंसियां हैं? इसकी एजेंसियां पूछी जा सकती है। एजेंसियां उसकी कौन सी है? एजेंसी यूनेस्को, यूनिसेफ, आप कभी नहीं भूलोगे, इन पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, यानी अगर लोगों को रोजगार मिले, लोगों को सामाजिक रूप से वो लोग, अगर शांति होगी समाज के अंदर, तो इसको स्थापित करने के लिए पूरे विश्व के स्तर पर ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अब अगली संस्था कौन सी आती है? एक 5वीं, एक न्यास परिषद थी, न्यास परिषद, जिसको ट्रस्टीशिप बोलते हैं, ट्रस्ट। ठीक है, यह समाप्त कर दी गई। क्यों कर दी गई? पहले राष्ट्र संघ बना था, आप सबको पता है, शुरू के अंदर 1920 में। क्यों बना था? 1914 से 19 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, कौन सा चला था? प्रथम विश्व युद्ध चला था, आपको पता है, 1914 से 19 तक। तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1920 में। ठीक है, लेकिन राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना में असफल हो गया। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध चला गया और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव पड़ी। ठीक है, तो अब ये जो ट्रस्ट थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो देश पराधीन देश थे ना, कुछ देश ऐसे थे कि जिनको स्वतंत्रता के लिए तैयार करना था, उन देशों के अंदर राजनीतिक सरकार की स्थापना उन देशों को
लोकतांत्रिक मतलब राजनीतिक विकास के लिए, उन देशों के आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए कुछ देशों को, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, इन देशों के अधीन मैंडेट दिया। इन देशों को मैंडेट व्यवस्था थी पहले इसके तहत। मैंडेट व्यवस्था, मैंडेट का मतलब ये एक प्रकार का आदेश जारी किया गया था कि इन देशों पर ये देशों का अधिकार होगा। इस मैंडेट व्यवस्था के तहत आप सबको पता है अब ये न्यास परिषद समाप्त की गई 1997 के बाद। ये देश न्यास परिषद यानी ये इनको धरोहर समझेंगे। जो गरीब देश थे ये ब्रिटिश, ब्रिटेन, चाइना, इन विकसित देशों की धरोहर के रूप में इनके पास रहेंगे और इनका ये विकास करेंगे। अब ये सब देश स्वतंत्र हो गए और इसलिए अब न्यास परिषद को समाप्त कर दिया गया है। अब अपने आगे आते हैं, इसकी अगली संस्था कौन सी रह गई? न्यास परिषद ये होगी, समाप्त कर दी गई, ठीक है। और फिर इसका आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब इसकी छठी संस्था या पांचवी मान सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसको क्या बोलेंगे? आईसीजे। अब आप सबको पता है, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसका मुख्यालय हेग में है, हॉलैंड या जिसको नीदरलैंड बोलते हैं, हॉलैंड या नीदरलैंड। इसकी राजधानी है हेग। कौन सी? हेग, ये, ठीक है। यहां इसका, अब इसको आपको पता है हेग या एग, इस तरह से याद रख लो ना, ठीक है। तो एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यानी अंडे को तोड़ना अन्याय होता है एक प्रकार से, अंडे से तो जीव बनता है, तो एग या हेग इसको तोड़ेंगे तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब इसका मुख्यालय यहीं है, हेग में। और इसमें न्यायाधीश कितने होते हैं आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं, आपको बेसिक क्लियर करना है, प्रोफेसर नहीं बनना है। न्यायाधीश इसके होते हैं 9 न्यायाधीश होते हैं इसमें, ठीक है। कार्यकाल इसका 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष तो कार्यकाल होता है, सॉरी। इसमें इसका न्यायाधीश 15 होते हैं, क्योंकि 9 से तो काम नहीं चलेगा, कार्यकाल इनका 9 वर्ष होता है। आप कहोगे सर 9 वर्ष क्यों रखते हैं? अरे भाई वहां थोड़े दिन के लिए कौन जाएगा, कम से कम 9 वर्ष के लिए तो भेजे ना कोई देश न्यायाधीश बना करके, ठीक है। तो कार्यकाल 9 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 9 वर्ष। और न्यायाधीश इसके कुल 15 होते हैं, और इनको आगे भी 9 वर्ष से आगे भी दूसरी बार के लिए भी चुना जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद व कानूनों का समाधान। अब कोई भी न्यायालय होगा वह विवादों का समाधान ही करेगा, कानूनों का परीक्षण नहीं करेगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तो ये अंतरराष्ट्रीय देशों के मध्य जो विवाद आएंगे उनका समाधान। अपने सुप्रीम कोर्ट के आपको पता है किस प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं इसके अधिकार, आपको पूछ ले इसके न्याय के क्षेत्राधिकार, यानी किन क्षेत्रों में इनको अधिकार है, क्षेत्राधिकार पूछ ले, क्षेत्राधिकार। तो इसके 2 क्षेत्राधिकार हैं, एक तो स्वैच्छिक बोल सकते हैं जिनको, ऐच्छिक, स्वैच्छिक, इनका नाम अलग अलग दिया है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। हाँ, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार सबसे पहला कौन सा हो गया? ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। इसको अनिवार्य भी बोलते हैं, ठीक है। नहीं, दूसरा अनिवार्य हो गया, ये ऐच्छिक ही हो गया, दूसरा अनिवार्य। ऐच्छिक और अनिवार्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वैसे ही है। ऐच्छिक और अनिवार्य क्षेत्राधिकार अपने 2 पढ़ते हैं, ठीक है।
तो ऐच्छिक क्षेत्राधिकार और अनिवार्य क्षेत्राधिकार में यह अंतर क्या है कि उन सभी मामलों विचार कर सकता है जिनसे संबंधित राज्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। अगर कोई राज्य अपनी इच्छा से इनके अंदर जाकर के अपना विवाद लेके जाता है, उसको बोलते हैं ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। अनिवार्य होते हैं इसके सदस्य देशों के अंदर कोई विवाद होता है और यह न्यायालय अपने स्तर पर वहां कार्रवाई करे, राज्य स्वयं घोषणा करके। ठीक है, इन क्षेत्रों में न्यायालय के अधिकार को स्वीकार करता है। अनिवार्य का मतलब राज्य स्वयं घोषणा करके, यह थोड़ा सा जटिल है। राज्य स्वयं घोषणा करके, स्वयं घोषणा करके इसके क्षेत्राधिकार को स्वीकार करें, क्षेत्राधिकार को माने। ठीक है, ये चीज है। घोषणा करनी पड़ती है अनिवार्य में, तो इसमें वह अपने प्रस्ताव सीधे वहां ले जा सकता है। ये इतना ही इसमें अंतर है। तीसरा इसका होता है परामर्शात्मक, सलाह देना। परामर्शात्मक या सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये विभिन्न देशों को या सचिवालय को या सुरक्षा परिषद को, महासभा को कोई सलाह दे। जैसे अपने 143 है ना, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से 143 के साथ, वो उसकी सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति है 143। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह दे, राष्ट्रपति उसको माने ना माने वो अलग बात है। तो यही है, इसकी परामर्शकारी शक्ति को कोई माने ना माने ये सलाह दे सकता है। और एक और है, ये अपने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो भी फैसले हैं वो अनिवार्य नहीं होते, बाध्यकारी नहीं है। फैसले बाध्यकारी नहीं है, फैसले बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये कंप्लीट। अब इसमें प्रश्न किस तरह के पूछे जा सकते हैं उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट है ये सम्मेलन। हाँ, अब यूएनओ की कमजोरियां हैं, सुझाव हैं, ये सीधे साधारण है, आप सबको पता है, आप सभी जानते हैं। भी इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्याख्या नहीं की गई है। ये वियतनाम है, ईरान इराक प्रथम विश्व युद्ध है, वहां ये यूएनओ क्या है, प्रभावी नहीं रहा है। तो इसकी आप कमजोरियां देख लें या असफलताएं। अगर यूएनओ की कमजोरियां या असफलताएं पूछ लें, असफलताएं या कमजोरियां कहां ये असफल रहा है, तो आप सबको ये लिख देना है कि यह खाड़ी संकट, खाड़ी युद्ध 2003 में, द्वितीय खाड़ी युद्ध में यह असफल रहा। ईरान संकट, यूक्रेन संकट, अभी यूक्रेन संकट का लिखो आप, यूक्रेन संकट, इजराइल हमास संकट, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध अभी चल रहा है, हमास युद्ध, ईरान और यूक्रेन रशिया युद्ध, इन सबको रोकने में सफल रहा है। ये वर्तमान के अंदर लिख दो। बाकी सब चीजें क्या है, इन सब की पीडीएफ यहां पढ़ाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। मैं इसकी पीडीएफ आप सब मेंबर्स के लिए व्हाट्सएप पर आपके नंबर जुड़े हुए, वहां सब ये पीडीएफ आपको डाल दूंगा, सीधे सीधे आप पढ़ देना। ठीक है, यहाँ आपका समय वेस्ट होगा। और बाकी अन्य इस संबंध में जो भी अलग से कोई पढ़ाना होगा तो उसकी भी पीडीएफ डाल देंगे। बाकी लगभग चीजें अब आ गई। ठीक है, एजेंडा फॉर पीस है, वो आपको मैंने बता ही दिया। ये बुतरस गाली ने 1992 में दिया था, शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1992 में एजेंडा फॉर पीस था, ये अलग से था, एन एजेंडा फॉर पीस। एक चीज याद रख लेना, एक इसका था एन एजेंडा फॉर पीस, एन एजेंडा फॉर पीस, शांति के लिए, शांति की घोषणा पत्र। ये महासभा ने जारी किया था। किसने? महासभा ने, और महासचिव थे बुतरस गाली, बुतरस गाली। इसने दिया था 1992 में। आप कहोगे 1992 में क्यों? आपको पता है 1990-91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध का अंत हो गया, तो वहां फिर उस शांति को बनाए रखने के लिए, शीत युद्ध का अंत हो गया लेकिन एक एजेंडा तो तैयार होना शांति का, इस एजेंडे को तैयार करने के लिए बुतरस गाली ने यह एजेंडा दिया था। आप सबको पता है, जैसे 1992 में क्या दिया था,
एक और था इसका एजेंडा। 1992 में रियो घोषणा पत्र था, रियो घोषणा पत्र, रियो घोषणा पत्र, या इसको बोलते हैं एजेंडा 21। इसमें भेद करना है आपको। अब एजेंडा 21 पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एजेंडा 21 क्या था 1992 में? ये था, आपको पता है 1991 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं इसको, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसको जैव विविधता सम्मेलन भी बोलते हैं, क्योंकि जैव विविधता की रक्षा के लिए था, जलवायु परिवर्तन से संबंधित। तो ये क्या था 1992 के अंदर? रियो घोषणा पत्र। ये आपको याद रखना है, रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राजील के। एजेंडा 21 इसको नाम देते हैं, और ये एजेंडा फॉर पीस है। ये एजेंडा 21 था, इसमें 21 सिद्धांत थे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित। ये विशेषतः जैव विविधता सम्मेलन था। जलवायु परिवर्तन संबंधी भी इसको कह सकते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन संबंधी कोप सम्मेलन तो बाद में शुरू हुए थे। ये सबसे पहला सम्मेलन को हम जैव विविधता सम्मेलन बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर एक सेकंड वीडियो भी रहेगा जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट के अंदर अपने पूरा क्लियर नहीं कर सकते, तो अब सेकंड इनसे संबंधित जो अन्य अभिकरण है वो पढ़ेंगे हम सेकंड वीडियो के अंदर। यूएनओ के अन्य अभिकरण है, कृषि संगठन है, WHO है, ठीक है, विश्व डाक संघ है, IFC है। बाकी ये आप गूगल कर लोगे, इनका कोई बहुत ज्यादा इन पे कोई प्रश्न आने वाले नहीं है। FAO, खाद्य कृषि संगठन, WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये आप गूगल कर लोगे तो भी। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था प्रश्न कहां से आते हैं, किस प्रकार आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक रिजर्व फंड, ये एजेंडा फॉर पीस में आपको लिखना है कि एक इसमें कोष की, एक वित्तीय कोष की स्थापना भी की गई थी। वित्तीय कोष, एक फंड की, रिजर्व फंड, ये युद्ध के दौरान उन देशों की सहायता के लिए ये भी इसमें स्थापना किया। तो एक रैपिड एक्शन फोर्स की बात की गई थी इसमें। कौन सी? एक रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स मानी सेना, तुरंत कार्रवाई सेना की बात की गई थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई सेना नहीं है। तो आपको लिखना है एन एजेंडा फॉर पीस, बुतरस गांधी द्वारा 1992 में, क्योंकि 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो अब नई विश्व व्यवस्था थी जिसमें अमेरिका अंतरराष्ट्रीय पुलिस की भूमिका में था। तो वहां फिर बुतरस गांधी ने क्या किया कि यूएनओ के अंदर ये अंतरराष्ट्रीय पुलिसमैन की भूमिका में अमेरिका रहेगा। तो फिर यूएनओ एक प्रकार से ये इसका मापत के रह जाएगा, यूएनओ की संस्था बन, ये यूएसए की संस्था बन के रह जाएगी। इसलिए इसने एजेंडा फॉर पीस शुरू किया, शांति का घोषणा पत्र, रैपिड एक्शन फोर्स की बात की, लेकिन ये अभी ये क्रियान्वित नहीं हो सका। अब बात करेंगे यूएनएपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट, UNFCCC, जितने भी दक्षिण सहयोग, अंकटाड सम्मेलन, WTO, सारे वो सेकंड वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये जानना वेरी इंपॉर्टेंट था। बाकी PDF आपके लिए अपलोड कर देंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और आप मेंबर बने 89 रुपए में।